नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ हर रोज होने वाले गूगल घोटाले का डीएनए टेस्ट करेंगे। नाम सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन नाम बिल्कुल सही है। ये गूगल घोटाला है जिसके जरिए आपकी राय और आपके फैसलों को प्रभावित किया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन ने गूगल पर करीब 17,500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और इस जुर्माने की वजह यह है कि गूगल अपने सर्च रिजल्ट्स की फिक्सिंग करके अपने ही प्रोडक्ट्स को फायदा पहुंचा रहा था। यानी जिस तरह मैच फिक्सिंग होती है उसी तरह सर्च रिजल्ट्स को फिक्स किया जाता है। 21वीं सदी में आपकी निजी सूचनाएं ही सबसे बड़ी पूंजी है। आप क्या खाते हैं, कहां घूमने जाते हैं, किस तरह शॉपिंग करते हैं, कहां से शॉपिंग करते हैं, आपके मनपसंद ब्रांड्स कौन से हैं, कौन सी कंपनी में काम करते हैं, कौन सी फिल्में आपको पसंद हैं, आप कौन से सोशल नेटवर्क पर एक्टिव रहते हैं, आप किन लोगों को पसंद करते हैं और किन से आपको नफरत है। दुनिया के आम लोगों की ये सारी जानकारियां गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों की तिजोरियों में बंद है। आपको अपने जीवन में अक्सर जब भी किसी जानकारी की जरूरत पड़ती होगी तो आप अक्सर यही कहते होंगे कि अभी जरा गूगल सर्च करके देखता हूं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गूगल के सर्च रिजल्ट्स ईमानदार नहीं है। ये पूरा मामला काफी टेक्निकल है, लेकिन हमने इस विषय का अध्ययन करके सरल भाषा में आज इसका विश्लेषण किया है। हम आपको ये बताएंगे कि कैसे गूगल और उस जैसी तमाम टेक्नोलॉजी कंपनीज आपकी सोच और आपकी राय के साथ छेड़छाड़ कर रही हैं और एक तरह से आपको अपने इशारों पर नचा रही हैं। ये विश्लेषण आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आज इसे मिस मत कीजिएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके किचन में ही एक ऐसी संजीवनी बूटी मौजूद है जो मोटापे और डायबिटीज जैसी बीमारियों को दूर कर सकती है। इस संजीवनी बूटी का नाम है दालचीनी, जिसे अंग्रेजी में सिनेमन कहा जाता है। रसोई में रखी दालचीनी को सिर्फ एक मसाला समझकर खाने में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भारत में हुए एक नए रिसर्च के मुताबिक ये सामान्य सा दिखने वाला मसाला आपको डायबिटीज और मोटापे से मुक्ति दिला सकता है। हर रोज सिर्फ 6 ग्राम दालचीनी किस तरह आपकी जिंदगी बदल सकती है, ये आपको अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर आज देखना चाहिए। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन किसी पिता को अपनी बेटी की मौत के बारे में पता हो तो ये सत्य बहुत भयानक और तकलीफ देने वाला बन सकता है। चीन में एक पिता अपनी 2 साल की बेटी की कब्र खोदकर उसकी मौत का इंतजार कर रहा है। वो रोजाना अपनी बेटी को उसकी कब्र में सुलाने के लिए ले जाता है ताकि मौत के पलों में इस बच्ची को डर ना लगे और वो उस जगह को अच्छी तरह से पहचान ले जहां उसे मौत के बाद रहना है। इस तरह एक पिता अपनी बेटी को उसकी मौत के लिए तैयार कर रहा है। ये विश्लेषण आपको बहुत भावुक कर सकता है, इसलिए इसे देखने से पहले आपको अपना दिल थोड़ा सा मजबूत करना होगा। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर बशीर लश्कर समेत 2 आतंकियों को मार गिराया। 10 घंटे तक चले एनकाउंटर में बशीर का साथी अबू माज भी मारा गया, जो कि लश्कर की टीम में दूसरे नंबर पर था। सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के बाद दोनों को पलपुरा गांव में घेर रखा था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि दोनों आतंकियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। सिविलियंस को पहले बड़ी एफर्ट करके निकाला इनके जंगल से और उसके बाद एनकाउंटर स्टार्ट करके दोनों मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया, जिसमें बशीर लश्कर था। सुरक्षा बलों ने उस घर को धमाके के साथ उड़ा दिया जिसमें आतंकी छिपे हुए थे। मुठभेड़ के दौरान 2 नागरिकों की मौत हो गई। बशीर और माज उन आतंकियों में शामिल थे जिन्होंने 16 जून को अनंतनाग के अचबल में जम्मू कश्मीर पुलिस के गश्ती दल पर हमला किया था। हमले में एसएचओ फिरोज अहमद डार समेत 6 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। आतंकवादियों ने शहीद पुलिसकर्मियों के शव के साथ बदसलूकी भी की थी। आतंकी हाफिज सईद से जुड़े संगठन TAJK यानी तहरीक आजादी जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने गुपचुप तरीके से पाबंदी लगा दी है। TAJK हाफिज के आतंकवादी संगठन जमात-उद दावा का ही नया फ्रंट है, जो कि फरवरी में कश्मीर की आजादी के समर्थन में रैली निकालने के बाद चर्चा में आया था। माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बढ़ते दबाव के कारण पाकिस्तान ने ये कदम उठाया है। हाफिज सईद 26/11 के मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। उसके संगठन जमात-उद दावा ने TAJK पर बैन के बाद सोमवार को मीटिंग बुलाई है।
भारत में आतंकी संगठन तहरीक आजादी जम्मू कश्मीर को बैन किए जाने का मुद्दा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सामने उठाया था। पाक नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने भी तहरीक आजादी जम्मू एंड कश्मीर को बैन की लिस्ट में रखा था। अमेरिका की तरफ से ग्लोबल आतंकी घोषित किए जाने के बावजूद हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन का पीओके में हीरो की तरह स्वागत किया गया। मुजफ्फराबाद के एक वीडियो में सलाउद्दीन रोड शो करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रैली में वो कश्मीर को भारत से आजाद कराने की बात कर रहा है। सलाउद्दीन ने इस रैली में कहा है कि अमेरिका ने भारत को खुश करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया। भारत ने फिर एक बार पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव को राजनयिक मदद की इजाजत देने की मांग की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव और पाकिस्तान की जेलों में बंद दूसरे भारतीय नागरिकों को जल्द काउंसलर एक्सेस मुहैया कराए। आज भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे की जेलों में बंद कैदियों की सूची का लेन देन किया। पूर्व नौसेना अधिकारी जाधव पर जासूसी का आरोप लगाते हुए पाकिस्तान ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है, जिस पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रोक लगा दी है। जांच एजेंसी एनआईए लाइन ऑफ कंट्रोल पर बार्टर ट्रेड यानी सामानों की अदला बदली से कारोबार करने पर बैन लगाने की सिफारिश कर सकती है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक इस तरह के कारोबार के जरिए आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग की जा रही है। एलओसी पर सलामाबाद और चक्का दा बाग के रास्ते भारत और पीओके के बीच 2008 से बार्टर ट्रेड होता आ रहा है। इन दोनों चेक पोस्ट से 21 वस्तुओं की अदला बदली के जरिए व्यापार किया जा सकता है। टेरर फंडिंग की जांच के दौरान एनआईए को पता चला कि बार्टर ट्रेड में कई व्यापारी आतंकी संगठनों के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काले धन के खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार पीछे नहीं हटेगी, भले ही इससे राजनीतिक नुकसान हो। दिल्ली में देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच पीएम मोदी ने कहा कि अगर वो किसी काला धन रखने वाले को जानते हो तो उन्हें बता दे कि वो बचेंगे नहीं। इस ऐतिहासिक अवसर पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की है। पीएम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के स्थापना दिवस पर बोल रहे थे। जीएसटी लागू होने के बाद देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सामने प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 लाख से ज्यादा फर्जी कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द हुए हैं और 37,000 फर्जी कंपनियों की पहचान की गई है। जीएसटी लागू होने का असर पहले दिन से दिखने लगा है। मारुति सुजुकी ने अपनी कारों के दाम औसत तौर पर 3% तक घटा दिए हैं। टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर की कार के दाम भी औसत 7% तक घटाए हैं। हालांकि जीएसटी के बाद होम अप्लायंस और ड्यूरेबल आइटम्स की कीमतें बढ़ गई हैं। जीएसटी लागू होने के बाद एप्पल ने अपने मोबाइल फोन की कीमतें घटा दी हैं। जीएसटी लागू होने के बाद रोजमर्रा के सामान खरीदने गए लोगों को बिल में कुछ कमी दिखाई दी। फर्क तो कुछ ज्यादा नहीं है, पर केजी 6 रुपए बढ़े हैं तो ये कोई है नहीं, तो बहुत पे कम भी हुए हैं। जैसे जो हम खुला सामान ले रहे हैं तो वो कम आ रहा है, उसमें कोई टैक्स नहीं लग रहा है। कुछ आइडिया नहीं है जीएसटी के बारे में, तो लेकिन लग रहा है कि अगर कुछ रेट्स कम होते हैं, हमको कुछ घर में घर के सामान के लिए कुछ फायदा होता है, तब तो कुछ फायदा है जीएसटी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भीड़ के हाथों हो रही हत्याओं पर चिंता जताई है। दिल्ली में एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने पीट कर हो रही हत्याओं को लेकर सवाल उठाया। प्रणब मुखर्जी ने कहा, जब भीड़ हत्याएं करती है और बेकाबू होती है तो हमको ठहर के सोचना होगा कि क्या हम जागरूक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि मीडिया, बुद्धिजीवियों और नागरिकों की जागरूकता अंधकार की ताकतों के खिलाफ सबसे शक्तिशाली ताकत है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ये बातें नेशनल हेराल्ड अखबार के एक समारोह में कही। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद थी। आयकर विभाग ने आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने का ऑनलाइन फॉर्म जारी किया है। इस फॉर्म में आधार नंबर और पैन डालना होगा। साथ ही ये डिक्लेरेशन भी देना होगा कि इस आधार कार्ड से किसी और पैन को नहीं जोड़ा गया है। आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने की ऑनलाइन और एसएमएस सुविधा पहले से जारी है। जम्मू कश्मीर में बारिश और भूस्खलन की वजह से रुकी अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं का तीसरा और चौथा जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो गया है। दोनों जत्थों में 4,477 श्रद्धालुओं को कड़ी सुरक्षा के बीच गाड़ियों में रवाना किया गया। शुक्रवार को कश्मीर के रामबन और उधमपुर में भूस्खलन के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो गया था। इसकी वजह से श्रद्धालुओं को जम्मू में ही रोक दिया गया था। रास्ता साफ होने के बाद बालटाल और पहलगाम मार्ग से यात्रा फिर से शुरू हो गई है।
मुंबई में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मुंबई के निचले इलाकों में पानी भर गया है। सायन, किंग सर्किल, दादर, हिंद माता, एल्फिंस्टन रोड और अंधेरी के कुछ इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानी हुई। सांता क्रूज इलाके में सुबह तक लगभग 93 mm बारिश दर्ज की गई। बारिश का असर मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन पर भी हुआ। कई ट्रेनें बारिश की वजह से लेट हो गई। बेस्ट की बस सेवाओं पर भी बारिश का असर हुआ। बारिश ने एक बार फिर से बीएमसी के उन दावों की पोल खोल दी है जिसमें कहा गया था कि इस साल बारिश से मुंबई की रफ्तार नहीं थमेगी। मुंबई में अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश होने का अनुमान है। गुजरात में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात बन गए हैं। पिछले 2 दिनों से गुजरात में तेज बरसात हो रही है। पाटन जिले में कई दुकानों और घरों में पानी घुस गया है। कई जगह गाड़ियां पानी में डूब गईं। अहमदाबाद में भी निचले हिस्सों में पानी भर गया है। घरों और सड़कों पर पानी भरने से जनजीवन पर बुरा असर हुआ है। मोरबी जिले में बाढ़ में फंसे 9 बच्चों, 1 महिला और 1 आदमी को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। बनासकांठा, राधनपुर, राजकोट, गिर, सोमनाथ और जामनगर जिले में भारी बारिश से लोगों को काफी मुश्किलें हो रही हैं। मौसम विभाग ने गुजरात में अगले कुछ दिन भारी बारिश जारी रहने की चेतावनी दी है। मॉरिशस के रामायण सेंटर में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया गया है। मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ ने मंदिर का उद्घाटन किया। मंदिर में भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण की खूबसूरत प्रतिमा स्थापित की गई है। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुभकामना संदेश भी पढ़ा गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। सुषमा स्वराज ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि मानवता के लिए गर्व की बात है। उद्घाटन के मौके पर भारत से 200 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल भी मॉरिशस पहुंचा था। मॉरिशस में रामायण सेंटर की स्थापना मॉरिशस की संसद ने साल 2001 में की थी। राम मंदिर 10,000 वर्ग फुट में बना है और मंदिर के सभागार में 1500 लोग बैठ सकते हैं। फोर्ब्स ने एशिया के 40 परोपकारी लोगों की सूची जारी की है। सूची में एसएल ग्रुप के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा समेत 6 भारतीयों के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में एशिया के 14 देशों के परोपकारी लोगों को शामिल किया गया है। डॉक्टर चंद्रा कई दशकों से समाज सेवा और परोपकार के काम से जुड़े हुए हैं। इसी साल उन्होंने एसएल ग्रुप की 90वीं सालगिरह पर 5,000 करोड़ का फंड डीएससी फाउंडेशन को दिया था। डॉक्टर चंद्रा की 28 साल पुरानी एक संस्था एकल ग्लोबल भी है। ये देश के करीब 55,000 गांवों में तकरीबन 14 लाख बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का काम करती है। बतौर राज्यसभा सांसद भी डॉक्टर चंद्रा सिर्फ 1 रुपए की सैलरी लेते हैं। बाकी की रकम वो सामाजिक कार्यों के लिए दान कर देते हैं।